नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं अंकिता लकरा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हजारों करोड़ रुपए कहाँ से अरेंज करती है? पैसा आखिर आता कहाँ से है? इसका सीधा सा जवाब है शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी। एक कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि रियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है, कंपनीज कैसे फंड रेज करती है और इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ टेक्स्ट बुक वाली थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेंगे, जैसे कि हाल के आईपीओज जिनके बारे में आपने न्यूज़ या सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा। तो आइए आज से हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक कंपनी कैसे पब्लिक से पैसा जुटाती है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम आखिर अचीव क्या करना चाहते हैं। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए, यही हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव है। तो इस चैप्टर के एंड तक आप इन फॉलोइंग एरियाज में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फर्स्ट, शेयर कैपिटल की लीगल फ्रेमवर्क और बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ पाना, यानी अंश पूंजी का लॉ के हिसाब से क्या मीनिंग है और प्रैक्टिकली इसका यूज कैसे होता है। सेकेंड, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस समझना और उनके अलग अलग राइट्स को पहचान पाना। थर्ड है फेस वैल्यू यानी सम मूल्य, प्रीमियम और डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करने की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस सीखना। फोर्थ है कंपनीज एक्ट 2013 की इम्पोर्टेंट सेक्शंस जैसे सेक्शन 52, 53 और 54 का एनालिसिस करना और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझना। फिफ्थ है प्रो राटा अलॉटमेंट जैसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। और फाइनली कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये क्लियरली समझना। पूंजी का संकलन यानी कैपिटल रेजिंग किसी भी कंपनी के लाइफ साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। चाहे कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो, पुराने लोन्स या डेट को कम करना हो या फिर किसी नए इनोवेशन में इन्वेस्ट करना हो, हर सिचुएशन में फंड्स की ज़रूरत पड़ती ही है। इंडिया जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कंपनीज अक्सर प्राइमरी मार्केट का सहारा लेती है, जहां से वो सीधे पब्लिक से पैसा रेज करती है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा प्रोसेस सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने तक लिमिटेड नहीं है। असल में इसमें कंपनीज एक्ट 2013, सेबी के नियम और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीनों का प्रॉपर कंप्लायंस ज़रूरी होता है। यानी यह एक तरह का लीगल प्लस रेगुलेटरी प्लस अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन है। एक फ्यूचर मैनेजर या प्रोफेशनल के रूप में आपका डिसीजन कि शेयर किस प्राइस पर इशू किए जाएं, कंपनी की मार्केट इमेज, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और उसकी ब्रांड इक्विटी को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इशू ऑफ शेयर्स सिर्फ अकाउंटिंग टॉपिक नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन भी है। आइए एक सिंपल सा सवाल लेकर शुरू करते हैं। अंश या शेयर आखिर होता क्या है? मान लीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ा केक रखा है।
अब अगर हम उस केक को बराबर बराबर छोटे पीसेस में काट दें तो हर एक पीस उस पूरे केक का एक छोटा सा हिस्सा होगा। बस बिल्कुल ऐसे ही किसी भी कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन पार्ट्स को हम कहते हैं शेयर्स यानी अंश। अब समझिए ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। हर एक शेयर कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है और वह इस अमाउंट को 1 लाख बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक हिस्सा 10 रुपए का होगा और वही 10 रुपए का हिस्सा कहलाएगा एक शेयर। जो भी व्यक्ति ये शेयर्स खरीदता है वह सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि वह उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक भी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं शेयर होल्डर यानी अंशधारक। लेखांकन में जब हम पूंजी यानी कैपिटल की बात करते हैं तो इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई अलग अलग फंड नहीं होते बल्कि एक ही प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, यानी कैपिटल का जर्नी स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। यह कंपनी की वो मैक्सिमम लिमिट होती है जितना पैसा वो अपने पूरे लाइफ टाइम में शेयर्स इशू करके जुटा सकती है। इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा अमाउंट कंपनी लीगली इशू नहीं कर सकती। दूसरा है निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी जितने शेयर्स एक्चुअली पब्लिक के सामने ऑफर करती है वही इशूड कैपिटल कहलाती है, यानी कंपनीज कहती है इतने शेयर्स खरीद लो। तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए वाकई में अप्लाई किया वही सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। कई बार पूरा इशू सब्सक्राइब नहीं होता और कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है। चौथा है आहूत पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी शेयर होल्डर से जितनी अमाउंट मांगती है, कॉल्स करती है, वही कॉल्ड अप कैपिटल होती है। कई बार पूरी रकम एक साथ नहीं मंगाई जाती, इंस्टॉलमेंट्स में कॉल्स किया जाता है। पांचवा है पेड अप कैपिटल यानी चुकता पूंजी। शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट एक्चुअली पे कर दी और जो कंपनी के बैंक में रियल में रिसीव हो चुकी है वही पेड अप कैपिटल कहलाती है। यही वो पैसा है जो बिजनेस में यूज होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट और पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू एक्चुअल पैसा जो कंपनी के पास अवेलेबल है। बाकी सारी कैपिटल्स इनके बीच के स्टेप्स हैं जो शेयर इशू की पूरी प्रोसेस को समझने में हेल्प करती है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग शेयर्स दो मेन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर्स जिन्हें हम समता अंश भी कहते हैं। ये असल में कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता, यानी प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। इसका मतलब ये लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, वोटिंग राइट्स, यानी कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में ये वोट कर सकते हैं और मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्हें हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि इन्हें कुछ स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है। इनके दो मेन प्रायोरिटीज होती हैं। पहली, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें डिविडेंड मिलता है। दूसरी, अगर कभी कंपनी वाइंड अप हो जाए या बंद हो जाए तो इनकी कैपिटल पहले रिटर्न की जाती है। हालांकि जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, यानी ये मैनेजमेंट के डिसीजंस में डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले पाते। तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू ज्यादा रिस्क प्लस ज्यादा पावर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू कम रिस्क प्लस कम पावर। क्या कोई कंपनी जब मन करे, जैसे मन करे वैसे शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में शेयर इशू करने की पूरी प्रोसेस सेबी और कंपनीज एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन के अंडर स्ट्रिक्टली कंट्रोल होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेबी के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी को अपने टोटल इशू का कम से कम 90% एप्लीकेशंस नहीं मिलता है तो वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। ऐसी सिचुएशन में कंपनी को इन्वेस्टर से लिया हुआ पूरा पैसा 15 दिन के अंदर वापस करना पड़ता है। इसके अलावा एप्लीकेशन के दौरान जो भी पैसा इन्वेस्टर्स जमा करते हैं वे सारा पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे और कंपनी उस मनी को तब तक यूज न करे जब तक अलॉटमेंट प्रॉपरली कंप्लीट न हो जाए। यानी ओवरऑल शेयर इशू करना कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये वेल रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ताकि कंपनीज के साथ साथ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहें। अब सवाल ये आता है कि शेयर की प्राइस आखिर डिसाइड कैसे होती है। इसके मेनली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है फिक्स्ड प्राइस इशू। इसमें कंपनी पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि शेयर किस प्राइस पर इशू होगा। मतलब इन्वेस्टर को पहले से पता होता है कि एक शेयर खरीदने के लिए उसे कितना पैसा देना है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, सब कुछ पहले से क्लियर रहता है। दूसरा और आजकल का मॉडर्न तरीका है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, जैसे मान लीजिए 145 रुपीज टू 150 रुपीज। अब इन्वेस्टर्स इस रेंज के अंदर अपनी अपनी बिड लगाते हैं, यानी वो बताते हैं कि वो किस प्राइस पर शेयर खरीदना चाहते हैं। फिर मार्केट में जितनी डिमांड आती है उसी के अकॉर्डिंग फाइनल इश्यू प्राइस तय की जाती है। यानी जहां डिमांड ज्यादा होती है वहीं पर फाइनल प्राइस लॉक हो जाता है। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल के बड़े बड़े आईपीओ इसी बुक बिल्डिंग मेथड से आते हैं? इसका मेन रीजन ये है कि इससे मार्केट की रियल डिमांड सामने आती है और कंपनी को भी सही वैल्यूएशन मिल जाती है। अब हम इस चैप्टर के सबसे प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट पर आते हैं, यानी अकाउंटिंग एंट्रीज। देखिए, शेयर्स इशू करने की पूरी प्रोसेस एक बार में नहीं होती, बल्कि इंस्टॉलमेंट्स में होती है। सबसे पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन स्टेज। जब पब्लिक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होता है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। यानी सिंपल वर्ड्स में पैसा बैंक में आया और उसका क्रेडिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में
चला गया। इसके बाद अगला स्टेप आता है अलॉटमेंट स्टेज। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि किन किन एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, तब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। अकाउंटिंग एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब जो पैसा पहले एप्लीकेशन के रूप में आया था, अब ऑफिशियली शेयर कैपिटल बन गया। तो ध्यान रखिए, ये एंट्रीज सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी स्टोरी बताती है कि पैसा किस स्टेज पर आया और कब वो कंपनी की कैपिटल में कन्वर्ट हुआ। अब जब एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है अलॉटमेंट। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग लॉजिक है, जिस पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। देखिए, एप्लीकेशन स्टेज पर पहले पैसा आता है और बाद में एंट्री पास होती है, लेकिन अलॉटमेंट स्टेज पर पहले ड्यू की एंट्री पास होती है, यानी पहले अमाउंट को देय माना जाता है और फिर बाद में पैसा रिसीव होता है। मतलब कंपनी पहले शेयर होल्डर्स से पैसा डिमांड करती है, एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जब पैसा बैंक में रिसीव होता है तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। यही सेम लॉजिक आगे चलकर कॉल्स के केस में भी रिपीट होती है। पहले कॉल्स ड्यू होती है, फिर कॉल्स रिसीव होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू की एंट्री पहले क्यों की जाती है। इसका सिंपल सा रीजन यह है कि अलॉटमेंट के समय कंपनी को क्लियरली पता होता है कि एक्चुअल शेयर होल्डर्स कौन हैं। अब तक एप्लीकेशन स्टेज में तो सिर्फ एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के बाद ही फाइनल डिसीजन हो जाता है कि किसे शेयर्स मिल रहे हैं और किसे नहीं। इसलिए अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी कॉन्फिडेंटली अमाउंट को ड्यू मान लेती है और उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग एंट्री करती है। हम आगे का लेक्चर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। थैंक यू।